सबसे पहली खबर फुटबॉल के मैदान से है, जहां आज दुनिया को एक नया चैंपियन मिला। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में स्पेन ने डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में लियोनेल मेसी की अगुवाई वाली अर्जेंटीना की टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर पाई। एक्स्ट्रा टाइम में फेरॉन टेरोस के दागे गए एकमात्र गोल की बदौलत स्पेन ने 16 साल के सूखे को खत्म किया और फीफा वर्ल्ड कप पर दूसरी बार कब्जा जमाया। 90 मिनट के निर्धारित समय तक स्कोर 0-0 से बराबरी पर था। इसके बाद मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा, जहां स्पेनिश टीम की तरफ से 106 मिनट के फेरॉन टोरेस ने गोल दागकर बढ़त दिला दी, जो आखिरकार कप जिताऊ गोल साबित हुआ। स्पेन के कप्तान रॉड्री को वर्ल्ड कप का बेस्ट प्लेयर घोषित किया गया। उन्हें गोल्डन बॉल भी मिली। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फीफा वर्ल्ड चैंपियन का फैसला हो चुका है। अर्जेंटीना को स्पेन ने 1-0 से हरा करके फीफा का खिताब जीत लिया। डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना अपना खिताब बचाने में नाकाम रही। मेसी, जो मौजूदा वक्त में बेहतरीन खिलाड़ियों के तौर पर शुमार होते हैं, वो अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे और स्पेन ने 16 साल का सूखा खत्म किया और अपने देश को जश्न मनाने का मौका दिया। स्पेन अब नया वर्ल्ड चैंपियन है फुटबॉल की दुनिया का। 1-0 से एक्स्ट्रा टाइम में ये गोल हुआ। 106वें मिनट में ये गोल किया गया टोरेस की तरफ से और इस तरह फाइनल में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा दिया। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले पर अर्जेंटीना ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर स्टार प्लेयर लियोनेल मेसी पर थी। लेकिन मैच के हीरो बने स्पेन के फेरॉन टोरेस के एकमात्र गोल की बदौलत स्पेन फीफा वर्ल्ड कप पर कब्जा उसने कर लिया। पूरे मैच में स्पेन के खिलाड़ियों ने मेसी को घेरे रखा। उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं दिया जिससे वो या अपनी टीम को गोल करवा सके। और मैच के 106 मिनट में जैसे ही निको विलियम्स से मिले शानदार पास पर फेरॉन टोरेस ने मैच विनिंग गोल कर दिया। वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन की जीत के बाद स्पेन के मैड्रिड में जश्न ही जश्न है। हजारों लोग सड़कों पर हैं और जैसे ही मैच खत्म हुआ कल, लोग खुशी के मारे झूम उठे। स्पेन के झंडे, नाच गाना, सब कुछ सड़कों पर होने लगा। जमकर आतिशबाजी हुई और अपनी टीम की जीत का जश्न कुछ इस तरह से मनाया गया। आप देखिए मैड्रिड की सड़कों की तस्वीरें, बड़ी स्क्रीन लगी है और वहीं पर तमाम जो चाहने वाले हैं वो मैच देख रहे हैं। हर उम्र के लोग मौजूद हैं इस भीड़ में। और ये वॉशिंगटन की तस्वीर आप देख रहे हैं। वॉशिंगटन में भी स्पेन की जीत का जश्न मनाया गया। दरअसल फुटबॉल दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा गेम माना जाता है और जितना रोमांच इन 45 मिनट के 2 हाफ में होता है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा रोमांच किसी और गेम में नहीं होता। और दुनिया का ये फुटबॉल का जो महाकुंभ था, इसे स्पेन ने जीता है। 1-0 के मुकाबले से अर्जेंटीना को, जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उसको हराया है। जश्न सिर्फ स्पेन में नहीं हो रहा है, दुनिया भर में स्पेन के फैंस जश्न मना रहे हैं। फेरॉन टोरेस के गोल की बदौलत 16 साल का सूखा खत्म हुआ है और फीफा वर्ल्ड कप पर दूसरी बार स्पेन ने कब्जा जमाया है। इसका जश्न लंदन में भी स्पेनिश फैंस ने खूब मनाया। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में भारत की टीम नहीं थी, लेकिन यहाँ फुटबॉल के फैंस की कोई कमी नहीं है। यहाँ कुछ लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग स्पेन को। भारत के अलग अलग शहरों में भी फुटबॉल फैंस में जबरदस्त जोश दिखा। केरल के कोची, कोलकाता, मुंबई में फाइनल देखने के लिए बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी, जहाँ लोगों ने मैच का लुत्फ उठाया और अपनी अपनी टीम को चीयर किया। और ये बाईं तरफ जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये हिंदुस्तान की सड़कों की तस्वीरें हैं। ये केरलम की तस्वीरें हैं। यहाँ पर फुटबॉल के चाहने वाले, इसमें आपको कुछ अर्जेंटीना की जर्सी में नज़र आएंगे, कुछ स्पेन की जर्सी में नज़र आएंगे। दरअसल इंडियन टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होती है, लेकिन हिंदुस्तान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर फुटबॉल को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। और ये कोलकाता में तो कई बेहतरीन क्लब हैं। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, इसके अलावा कई और क्लब हैं जो बंगाल के लिए खेलते हैं।
और ज़बरदस्त जोश। मुंबई की भी तस्वीरें आप देखिए, मुंबई में भी जो है लोगों में ज़बरदस्त जोश दिखाई दिया। ज़्यादातर हिंदुस्तान में जो लोगों के पास टी शर्ट दिख रही है वो अर्जेंटीना की दिख रही है। अर्जेंटीना के सपोर्टर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। डिफेंडिंग चैंपियन रहे अर्जेंटीना, जो इस बार फाइनल में हारी है, और स्पेन ने अर्जेंटीना को हरा करके खिताब पर इस बार कब्जा किया। हालांकि कोलकाता में अर्जेंटीना के सपोर्टर्स काफ़ी निराश दिखाई दिए। सबको ये उम्मीद थी कि मेसी का जादू फाइनल में दिखाई देगा, लेकिन ऐसा मेसी नहीं कर पाए। और जब मैच खत्म हुआ तो अर्जेंटीना के फैंस बहुत निराश हुए, कुछ तो फूट फूट कर रोने लगे। ये कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बच्चे हैं जो मेसी के चाहने वाले हैं। आप जहाँ कहीं भी रहते होंगे, आपके अपनी सोसाइटी में भी इस तरह का आपने मंजर देखा होगा। इस तरह के बहुत सारे बच्चे जो फुटबॉल खेलने की शुरुआत करते हैं, उनके वो भी मेसी लिखा हुआ या फिर रोनाल्डो लिखी हुई जर्सियां पहन करके अपने अपने खिलाड़ी को, अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन देखिए आप, अर्जेंटीना की हार के बाद उनकी टीम को चाहने वाले जो इंडियन फैंस हैं वो भी काफ़ी निराश दिखाई दिए। आज से संसद का मानसून सत्र होने जा रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार 7 बिल लाएगी। पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर के आसार हैं। विपक्ष नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद के साथ साथ कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। सबसे बड़ा सस्पेंस परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर है। बदले राजनीतिक समीकरणों और लोकसभा के नए नंबर गेम ने सरकार की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। तो वहीं सर्वदलीय बैठक में टीएमसी के बागी सांसदों को बुलाने पर विपक्ष के वॉकआउट ने सत्र शुरू होने से पहले ही सियासी तापमान और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। आज इस सत्र में सरकार कई बिल पेश करने वाली है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण बिल, इस पर 4 घंटे का वक्त चर्चा के लिए तय हुआ। राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन बिल, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन बिल, ऐसे करीब 7 बिल हैं जो सरकार के बस्ते में हैं और सरकार की कोशिश है कि इस सत्र में उनको पास करा लिया जाए। तो विपक्ष जो है कई मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहता है, जिसमें नीट का एक बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के, अभी मौजूदा वक्त में सोनम वांगचुक को लेकर के भी कई तरह के सवाल हैं। E20 जो पेट्रोल है उसे लेकर के भी कई तरह के सवाल उठाए गए हैं, जो संसद में भी देखे जा सकते हैं। आज से शुरू हो रहा संसद का मानसून सत्र बेहद खास रहने वाला है। खास इसीलिए कि 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में मोदी सरकार कई अहम बिल लाने जा रही है। तो विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। दोनों खेमों में जिस तरह तैयारी दिख रही है, उससे साफ है कि संसद का ये सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। और इसकी झलक सत्र के एक दिन पहले रविवार को संसद भवन के एनेक्सी बिल्डिंग में हुई सर्वदलीय बैठक में दिख गई। टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई के सांसदों को मीटिंग में बुलाने के खिलाफ टीएमसी समेत कुछ विरोधी दल मीटिंग से बाहर निकल आए। हालांकि उनका ये प्रोटेस्ट सांकेतिक था। विपक्ष इस बात से नाराज था कि सरकार ने टीएमसी के बागी 20 सांसदों के गुट को बैठक में क्यों बुलाया। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 20 सांसदों की पार्टी है, उन्हें अलग नहीं छोड़ा जा सकता। बॉयकॉट थोड़े समय के लिए किया है, औपचारिक था, मैं बुरा नहीं मानता हूं, उनको अपना मत रखने का अधिकार है। लेकिन एनसीपीआई 20 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर करके लोकसभा स्पीकर के पास नए पार्टी में ज्वाइन करने का और संसद में अलग से बैठने का व्यवस्था के लिए मांग किया हुआ है, और ये नियम के तहत है और ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है। जब ये स्पीकर साहब का कंसिडरेशन में है और 20 सांसद है, उसको हम वंचित कैसे कर सकते हैं? लोकसभा सबका है। Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister
extend an invitation to these 20 rebel MPs. And how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. इसके बाद सर्वदलीय बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह ने की। मीटिंग में कांग्रेस, एसपी, टीएमसी, डीएमके समेत 40 दलों के 58 नेता शामिल हुए। बैठक में सरकार ने सभी पार्टियों से संसद को शांति से चलने और सभी मुद्दों पर चर्चा करने की अपील की। मेरा आग्रह है कि बाधित ना करें, अपना बात रखे जरूर, मगर संसद को बंद करने के लिए कोई ऐसा हरकत ना करे जिससे संसद का गरिमा को चोट पहुंचेगा और अपने पार्टी को भी नुकसान होगा। ज्यादा हंगामा करेगा तो राजनीतिक नुकसान होता ही है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चर्चा हो। सरकार भले ही सत्र में चर्चा और शांति की अपील कर रही है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल नीट, यूजी पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, राम मंदिर चढ़ावा चोरी, सोनम वांगचुक के अनशन, E20 फ्यूल और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज भी देश के लोग नहीं जानते कि सरकार क्या राम मंदिर पर चर्चा के लिए तैयार है, क्या सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है, क्या सरकार एथेनॉल की नीति पर तैयार है, क्या सरकार मणिपुर को लेकर तैयार है, क्या सरकार किसानों में जो आज कृषि क्षेत्र में जो मुश्किलें हैं क्या उसको लेकर तैयार है। इन मुद्दों को दबाने के लिए सदन में एक ऐसा माहौल हो ताकि ये चर्चा न हो, इस प्रकार की तैयारी पूरी तरीके से सरकार कर रही है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे इस ट्रस्ट की भंगिमा, इसके बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। गाने चलवाए गए थे, बनवाए गए थे ठीक चुनाव से पहले, जो राम को लाए हैं, फलाना फलाना। आज जब ये डकैती हुई है, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तब उनकी चुप्पी साफ तौर पे जाहिर करती है कि एक आर्किटेक्चर है षड्यंत्र का, जिस पर पर्दादारी की कोशिश हो रही है। वहीं ऑल पार्टी मीटिंग के बाद लोकसभा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी बीएसी की मीटिंग हुई। इसमें बिलों पर चर्चा के लिए समय तय किया गया। मॉनसून सत्र में FCRA संशोधन बिल पर 4 घंटे चर्चा होगी। इसके अलावा आयकर संशोधन बिल के लिए 4 घंटे, जजों की संख्या से जुड़े बिल के लिए 4 घंटे, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन बिल के लिए 4 घंटे, वंदे मातरम से जुड़े बिल के लिए 4 घंटे और MSME बिल पर चर्चा के लिए 5 घंटे तय किए गए हैं। संसद के सत्र में अभी तक परिसीमन बिल का जिक्र नहीं है, लेकिन विपक्ष की नजर इसी बिल पर टिकी हुई है। सरकार ने भी साफ किया है कि अगर सत्र के बीच में कोई बिल लाया जाएगा तो इसकी जानकारी बीएसी की मीटिंग में दी जाएगी। यानी साफ है, सरकार सत्र के बीच में चौंकाने वाला फैसला ले सकती है। परिसीमन बिल मुद्दे पर फिलहाल सरकार 360 नंबर के फेर में फंसी है, क्योंकि बिल को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो फिलहाल सरकार के पास नहीं है। बात नंबर गेम की करें तो इस वक्त लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में मौजूदा सीटें 540 हैं। इनमें एनडीए के साथ 318 सांसद हैं, वहीं इंडी गठबंधन के पास 183 सांसद हैं, जबकि अन्य के साथ 39 सांसद हैं। टीएमसी से बगावत कर एनसीपीआई में शामिल हुए 20 सांसदों ने मोदी सरकार को हर मुद्दे पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। We have decided to extend our support to India government, and whatever issues will be tabled for discussion, we will take part in all issues and in all discussions. We have also decided, we still believe that House should run. बात परिसीमन बिल को पास कराने की करें तो यहां सरकार और विपक्ष के बीच आंकड़ों का जोड़ घटाव चल रहा है। वैसे सरकार का फोकस केवल इसी विधेयक पर सीमित नहीं है, बल्कि एक देश एक चुनाव और न्यायिक सुधारों जैसे बड़े संवैधानिक बदलावों के लिए जरूरी सुपर मेजॉरिटी हासिल करने पर भी है। लोकसभा में इस वक्त 543 में से 540 लोकसभा सांसद हैं, जिनका 2/3 नंबर होता है 360।
एनडीए के पास इस वक्त 318 सांसद हैं। ऐसे में उसे परिसीमन बिल पास कराने के लिए 42 सांसदों की जरूरत है। इसीलिए सरकार की निगाह समाजवादी, डीएमके और एनसीपी शरद गुट पर है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके के 22 और एनसीपी शरद गुट के 8 और टीएमसी के बचे 8 सांसद हैं, जिनका कुल आंकड़ा पहुंचता है 75। ऐसे में अगर डीएमके और एनसीपी शरद गुट मोदी सरकार के साथ आता है तो भी 12 सांसद कम रह जाएंगे। ऐसे में मोदी सरकार को समाजवादी पार्टी और टीएमसी के सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश करनी होगी। मोदी सरकार के पास इस वक्त 4 विकल्प दिख रहे हैं। पहला विकल्प, विपक्ष के 42 सांसद टूट विलय या समर्थन के जरिए एनडीए में शामिल हों। दूसरा विकल्प, विपक्ष में सांसद गैर हाजिर रहें। तीसरा विकल्प, डीएमके, एनसीपी, शरद गुट और निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सांसद समर्थन दें। चौथा विकल्प, वोटिंग के दौरान कांग्रेस के कुछ सांसद गैर हाजिर हो जाएं। यही वजह है कि मोदी सरकार इस बार परिसीमन बिल पर जल्दबाजी नहीं दिखा रही। बात राज्यसभा की करें तो यहाँ मोदी सरकार के लिए 2/3 बहुमत जुटाना फिलहाल आसान दिख रहा है। मॉनसून सत्र के पहले दिन गृहमंत्री अमित शाह राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश करेंगे। साथ ही राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आज दोपहर 1 बजे होगी। वंदे मातरम से जुड़ा बिल लाने के पीछे सरकार का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को वही कानूनी और दर्जा और कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रीय गान जन गण मन को हासिल है। अगर ये बिल लागू हो जाता है तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम एक्ट में बदलाव होगा, जिसके बाद वंदे मातरम का अपमान करना एक सजा वाला अपराध बन जाएगा। साथ ही कानूनी सुरक्षा के मामले में इसे राष्ट्रीय गान के बराबर माना जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करता है या गाने में रुकावट डालता है तो उसे 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है। ये बिल सरकार राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के साल भर चलने वाले जश्न के मौके पर लेकर आई है। हर्ष का विषय ये भी है कि जब पूरा देश वंदे मातरम का 150वां वर्ष मना रहा है तब इस शब्द संग्रहालय का उद्घाटन हो रहा है। यहाँ मंच पर खड़े रहकर वंदे मातरम का पूरा गान हम सुनते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि भारत माता के प्रति मेरा भाव क्या होना चाहिए। और ये इतने बड़े बोध से आजादी के 76-77 साल तक देश अनजान रह गया। आज हर स्कूल में वंदे मातरम पूरा गाया जाता है। इससे बड़ा वर्ष कोई हो ही नहीं सकता। मॉनसून की तेज रफ्तार के बीच बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों पर हालात खराब होते जा रहे हैं। हिमाचल में 2 दिनों की भारी बारिश की वजह से हालात खराब हैं और भारी बारिश का एक अलर्ट भी जारी हुआ है। प्रशासन ने यहां के 3 जिलों सिरमौर, कांगड़ा और चंबा में आज सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही चंबा जिले में देखने को मिली है, जहां उफनते नालों और लैंडस्लाइड की वजह से मणि महेश यात्रा पर अगले 3 दिनों तक के लिए रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। देहरादून और टिहरी गढ़वाल में आज स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है, तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश हुई है। उधमपुर में भी मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो वहीं उफनाई नदी नालों के बीच ब्रिज भी टूट गए और लोग अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर आवाजाही करने को वहां मजबूर हैं। तो ये देहरादून का हाल देख रहे हैं इस वक्त आप। रस्सी के सहारे उफनती हुई लहरों के बीच लोग इसी रास्ते से गुजरने के लिए मजबूर हैं। अपना जो भी सामान उनका बचा कुचा है, जो बाढ़ के पानी में से बच गया है, किसी के हाथ में पतेला है, किसी के हाथ में कोई कुकर है, और ये सारी चीज़ें लेकर के लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। लगातार बारिश के बाद पानी का जो प्रहार है वो प्रचंड हो चुका है और यही पानी का प्रहार सब कुछ तबाह कर ले, अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। पहाड़ों में लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। देहरादून में संतला देवी मंदिर के पास नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 7 लोग टापू पर फंस गए। खबर के मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रस्सी की मदद से 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया।
एसडीआरएफ के ऑपरेशन से एक बड़ी घटना टल गई क्योंकि नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। देश भर में पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत बरस रही है। उत्तराखंड के बागेश्वर से कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीर सामने आई। बागेश्वर के कपकोट ब्लॉक के मोमधुरा क्षेत्र में भीषण लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन के बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। भारी मात्रा में मलबा और चट्टानें तेजी से नीचे गिरते हुए दिखाई दे रही हैं, जिससे पूरे इलाके में धूल का गुबार छा गया। पहाड़ों से गिरते मलबे को देखकर आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये बागेश्वर की है। यहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा आप देखिए भरभरा करके नीचे आ गया। और गनीमत ये है कि तो ये बागेश्वर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें इस वक्त पहाड़ी राज्यों से खूब आ रही हैं। भारी बारिश की वजह से जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं और इस तरह के लैंडस्लाइड कई इलाकों में इसी वजह से सड़कें ब्लॉक हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी मानसून का प्रहार जारी है। चंबा में हुए लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें देखिए। ये चंबा की तस्वीरें हैं जहां पहाड़ का पहले एक छोटा सा हिस्सा टूट कर गिरा। लोगों को लगा शायद बस इतना ही पहाड़ का हिस्सा शायद अब लैंडस्लाइड की बात खत्म हो गई, लेकिन अभी कुछ ही लम्हे बीते थे कि एक बड़ा सा पहाड़ का हिस्सा जो है वो भरभरा करके नीचे आ गया। तो ये चंबा की तस्वीरें देख रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से लाहडू सिंहुता रोड पर इसका मलबा आ गया। अब जो यहाँ से सड़क गुजर रही थी उस सड़क पर ये मलबा आ गया, जिसकी वजह से सड़क पर आवाजाही बंद करनी पड़ गई। तो ये चंबा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर भरभरा करके पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सड़क पर आ गया और दो हिस्सों को जोड़ने वाली सड़क इस मलबे की वजह से बंद पड़ गई, ठप पड़ गई। असम की बात करें तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ आ गई है। जोरहाट, तिनसुकिया, लखीमपुर जिले में सैकड़ों गांव डूब गए हैं। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से लाखों लोग पलायन को मजबूर हैं। असम के शिवसागर में हालात सबसे बदतर हैं। यहाँ भारी बारिश के बाद शहर में जलभराव से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। खेत खलियान छोड़िए, घरों के अंदर कई फीट तक पानी घुस गया है। तो ये असम शिवसागर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां लोग किस तरीके से अपनी जान बचाते हुए, अपनों की जान बचाते हुए नजर आ रहे हैं। पलायन करने को मजबूर हैं असम के गांव के लोग। इस तस्वीर को देखिए आप, किसी के हाथ में एक छोटा बच्चा है, कोई जानवर लिए हुए है, एक के हाथ में कुत्ता आप देख रहे हैं, एक किसी बीमार बुजुर्ग को इस पानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जो घर के अप्लायंसेज हैं उसे कैसे बचाया जाए, इसकी भी फिक्र सता रही है। आप समझिए कि जिन इलाकों में हर साल इस तरह की बाढ़ आती है वो किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं। उनके घरों में रखा हुआ सारा सामान जो ग्राउंड फ्लोर पर होता है उसका क्या हाल होता होगा। वो सारे दस्तावेज़ जो उनकी खुद की पहचान से जुड़े हैं या फिर उनके संपत्ति से जुड़े हैं, उन सारे कागजात का क्या होता होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल आपके जहन में आ सकते हैं। बहरहाल अब गुवाहाटी की तस्वीरें देख रहे हैं, असम का गुवाहाटी। वहाँ भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आम लोगों का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक सी लग गई है। गुवाहाटी असम में भी इस वक्त ज़बरदस्त बारिश हो रही है। उफनते नालों पर पेड़ डालकर लोगों को रेस्क्यू करते हुए सेना के जवानों की तस्वीरें आई हैं और ये जम्मू कश्मीर के पुंछ की हैं। पुंछ में बादल फटा और फिर ऐसा सैलाब आया कि दर्जनों घर इसकी चपेट में आ गए। कई लोगों की ज़िंदगी इस जानलेवा सैलाब में फंस गई, जिसके बाद आर्मी का एक्शन दिखाई दिया। आर्मी के लोग मौके पर पहुंचे और एक टी ब्रिज बना करके पेड़ की एक टहनी, एक तने को एक उफनते हुए नाले के दो सिरों के दरमियान लगाया गया और फिर एक रस्सी के सहारे लोगों को इस उफनते हुए नाले के से एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाया गया। जो लोग फंस गए थे एक दूसरी जानिब, उन्हें सुरक्षित इस इलाके से निकाला गया। ये एक टी ब्रिज आप देख रहे हैं, एक रस्सी के सहारे लोग इस टी ब्रिज के जरिए इस उफनते हुए नाले को पार कर रहे हैं।
और अब आपको राजस्थान से आया सांसें थमा देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन दिखाते हैं। मामला सिकर का है। यहाँ एक युवक निर्माणाधीन भवन के 5वीं मंजिल पर पहुंच गया और वहां दीवार पर जाकर खड़ा हो गया। नीचे भीड़ जमा हो गई और उसे नीचे उतारने के लिए कहा गया, लेकिन युवक नहीं माना और जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची और सूझबूझ से 15 साल के युवक का रेस्क्यू किया गया। देखिए, बताया जा रहा है कि युवक का भाई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है और वो अपने भाई से ही मिलने यहाँ पहुंचा था, जहां ठेकेदार ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया, जिसके बाद वो 5वीं मंजिल की दीवार पर खड़ा हो गया। रेस्क्यू के बाद उस बच्चे को बाल सुधार गृह भी भेजा गया है। तो ये सीकर राजस्थान की तस्वीरें देख रहे हैं आप। एक लड़का जो 5वें फ्लोर पर खड़ा है और बस ऐसा लग रहा है कि वो नीचे कूद जाने पर आमादा है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि सिविल डिफेंस के लोग मौके पर पहुंचे और बड़ी ही सूझबूझ के साथ इस लड़के को बचा लिया गया। किसी बात से नाराज़ होकर के इसने ये कदम उठाने की कोशिश की, लेकिन अच्छी बात ये रही कि सिविल डिफेंस के लोगों ने वक्त रहते एक अच्छा ऑपरेशन अंजाम दिया और इसकी ज़िंदगी को बचा लिया गया। तो सीकर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई बार इस तरह की तस्वीरें आती हैं जो ये बताती हैं कि थोड़ी सी सूझबूझ से हम कैसे किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं और किसी की डांट किस हद तक किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, उस पर कितना दबाव, कितना मानसिक प्रेशर उस डांट की वजह से पड़ सकता है। ये लड़का बताया जा रहा है कि साइट पर काम कर रहे अपने भाई से मुलाकात करने के लिए आया था। 15 साल इसकी उम्र बताई जा रही है और किसी बात को लेकर के ठेकेदार ने इससे कुछ ऐसा कहा कि जिसके बाद ये नाराज़ होकर सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया और वहाँ से बस नीचे कूद करके खुद की जान लेने की उसने कोशिश की एक तरीके से, लेकिन वक्त रहते इसकी ज़िंदगी बचा ली गई। बिहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना से कुख्यात भूमाफिया संजय कुमार उर्फ संतोष डॉन को गिरफ्तार किया। संतोष डॉन के पास से अवैध ऑटोमेटिक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तारी के बाद संतोष डॉन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संतोष डॉन के ऊपर 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये पटना से ये गिरफ्तारी हुई है। संतोष डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बाद न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उसको भेज दिया है। भूमाफिया बताया जा रहा है। उसके पास से एक ऑटोमेटिक पिस्टल मिली है, 3 जिंदा कारतूस उसके पास से मिली है। गिरफ्तार संतोष डॉन को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश किया, उसके बाद कोर्ट ने उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संतोष डॉन के ऊपर 28 क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसके बाद पुलिस ने उसकी ये गिरफ्तारी की है। और अब बड़ी खबर बिहार के सारण से, जहां बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर 10 फीट गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। फौरन क्रेन मंगाई गई, जिसकी मदद से बस को गड्ढे से निकाला गया और लोगों की जान बचाई गई। ये बारात हाजीपुर से तरैया जा रही थी और तभी सारण में ये बस हादसे का शिकार हो गई। ये सारण की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां एक बस जो है वो गड्ढे में पलट गई है। एक की मौत हुई है इस हादसे में और 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। एक जेसीबी बुलाई गई है ताकि बस को सीधा किया जा सके और एक शख्स की इसमें जान गई, जबकि 5 लोग जख्मी हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 9वें दिन भीषण जंग जारी है। इस बीच ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले तेज कर दिए हैं। ईरान लगातार अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद सूबिया पावर प्लांट में आग लग गई। इसके साथ ही कुवैत के दूसरे इलाकों में भी धमाके लगातार हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हर गुजरते दिन के साथ जंग तेज होती जा रही है। जॉर्डन में ईरान के हमले में मारे गए अमेरिकी सैनिकों के बाद अमेरिका का जो हमला है पलटवार, वो ज़्यादा भीषण हुआ है। अमेरिका लगातार ईरान के दक्षिणी हिस्सों को निशाना बना रहा है। ख़ास तौर से बंदर अब्बास पोर्ट के इर्द गिर्द जितने भी रास्ते हैं या फिर बंदर अब्बास पहुंचने वाले सारे रूट्स को उसने टारगेट किया है। और ये इरबिल, इराक का इरबिल शहर, यहाँ पर
ईरान ने हमला किया है और अमेरिका के बेस को निशाना बनाया है। ईरान ने इराक के उन इलाकों को भी निशाना बनाया है जहां पर कुछ वो कुर्द मौजूद हैं जो ईरान के खिलाफ हैं, जो अमेरिका के सपोर्ट में काम करते हैं। और ये कुवैत के एक पावर प्लांट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ईरानी हमले के बाद भयानक आग लग गई। तो ईरान पर लगातार अमेरिका हमलावर है, तो अमेरिका के तमाम जो ठिकाने गल्फ कंट्रीज में हैं वहां ईरान लगातार हमलावर है। और ये जॉर्डन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। जॉर्डन में ही अल मुवफ़्फ़क़ जो एयरबेस था वहां पर ईरान ने एक हमला करके एक हमले में अमेरिका के 2 सैनिकों की मौत हुई थी, एक लापता था और कई लोग जख्मी हुए थे। इस हमले के बाद ट्रंप ने कहा था कि ये बहुत दुखद है। वो ईरान खाड़ी देशों में हाई लेवल और हाई रेजोल्यूशन वाले रडार को निशाना बना रहा है। इस हमलों में जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई और कतर सभी के रडार को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार को सीधे खत्म करने की कोशिश करने के बजाय ईरान इस नेटवर्क की ज्यादा ऊंचाई से निगरानी करने की क्षमता को भी खत्म कर रहा है। कुवैत के अलावा ईरान ने जॉर्डन पर भी जोरदार हमला किया है। रविवार को ईरान ने जॉर्डन पर 2 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यह हमला रेड सी के करीब अकाबा के ऊपर 3 इंटरसेप्शन की रिपोर्ट के बाद हुआ है। मतलब ये कि जॉर्डन तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर ईरानी मिसाइलों को तय करना पड़ता है। पूरा ईरान के बाद का जो इराक का हिस्सा है और उसके बाद कहीं जाकर के फिर जॉर्डन, वहां तक पहुंचने के लिए बीच में कई इंटरसेप्टर्स को उसने छकाया है इन मिसाइलों ने, और उसके बाद जाके अपने टारगेट को हिट किया है। वहीं इजराइल ने लेबनान पर इस बीच हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ की फोर्स ने रिज के नीचे बने एक बड़े टनल नेटवर्क में हिजबुल्लाह के दर्जनों लड़ाकों को हफ्तों से फंसा रखा है। आईडीएफ के सैनिक सभी एंट्री पॉइंट्स पर मौजूद हैं। अंदर जरूरी सामान बहुत कम बाकी बचा है और उम्मीद है कि कुछ दिनों में वो खत्म हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने हाल ही में कुछ खाना पीना अंदर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो काफ़ी नहीं था। और अब बताया जा रहा है कि इस टनल के जितने भी रूट्स हैं बाहर निकलने के, सब पर आईडीएफ की फोर्स वहां पर मौजूद है और अंदर हिजबुल्लाह के लड़ाके फंसे हुए हैं। लेबनान वो फ्रंट है जिसे लेकर के इजराइल को बार बार अमेरिका की तरफ से भी एक तरीके से फटकार लगती रही है। और ईरान और अमेरिका के बीच जो MOU हो रहा था पहले, उसमें लेबनान का एक मुद्दा भी अहम था और लेबनान को लेकर के भी पेंच फंस रहा था। बहरहाल उसके बाद तो फिर वो MOU ही एक तरीके से बेअसर आज के वक्त में हो चुका है, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले अब भी लगातार जारी हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में CJI की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। उससे पहले चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई यूपी सरकार की SIT ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। SIT ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। तो इधर अयोध्या पुलिस ने चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव की रिमांड में पूछताछ के बाद टिन्नू यादव की कार और बाइक को भी सीज कर लिया है। पूछताछ में अहम खुलासे भी हुए हैं कि टिन्नू के कहने पर ही मनीष यादव बाथरूम में रुपए छिपाता था। अप्रैल 2026 में टिन्नू ने भतीजे मनीष यादव को चढ़ावा गिनने की नौकरी पर रखवाया था। मनीष ने नौकरी पर रखे जाने के 1 महीने के अंदर ही अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बड़ी चोरी को भी अंजाम दिया था। और ये जो इस वक्त आप कार अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये टिन्नू यादव की कार है जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। उसकी बाइक भी जब्त हुई है। ये बुलेट से जनाब चलते थे वहाँ की सड़कों पर, और ये गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। टिन्नू यादव की जो बाइक है, जो कार है, वो दोनों जब्त हो गई है। और अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर टिन्नू जो है वो बड़ी चोरी को अंजाम दे रहा था। 6 अलग अलग तस्वीरें आप इस पूरे केस से जुड़ी हुई देख रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम सुनवाई, अब तक क्या क्या कार्रवाई। आरोपियों से पूछताछ, ट्रस्ट की सफाई, अगली बैठक 22 जुलाई।
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। उससे पहले चढ़ावा चोरी की जांच के लिए बनाई गई यूपी सरकार की एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। तो मंदिर में चढ़ावा चोरी के जरिए अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने वाले चढ़ावा चोरी के मास्टरमाइंड रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव का ये सबसे अपडेटेड वीडियो है, जिसमें अयोध्या पुलिस 39 घंटे की रिमांड में पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को वापस अयोध्या जेल पहुंचा चुकी है। रिमांड के दौरान पूछताछ में आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि टिन्नू के कहने पर ही मनीष यादव बाथरूम में रुपए छिपाता था। अप्रैल 2026 में टिन्नू ने भतीजे मनीष यादव को चढ़ावा गिनने की नौकरी पर रखवाया था। मनीष ने 15 अप्रैल 2026 से काम शुरू किया और मई महीने में यानी नौकरी पर रखे जाने के 1 महीने के भीतर ही अविनाश शुक्ला के साथ मिलकर पहली बड़ी चोरी को अंजाम दिया। एसआईटी रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70 बार आरोपी कैमरे में चोरी करते दिखे थे। तो टिन्नू के पास से 1 लाख और उसके भतीजे मनीष के पास से 2 लाख कैश मिला था। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में टिन्नू यादव ने मंदिर के भीतर सुरक्षा में सेंधमारी और वीवीआईपी एंट्री का इस्तेमाल कर चढ़ावा चोरी से जुड़े कई खुलासे किए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन 39 घंटे की मैराथन पूछताछ में टिन्नू यादव टूट गया और उसने मंदिर के भीतर हुई चढ़ावे चोरी पर कई जानकारी दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की रकम से खरीदी गई लग्जरी गाड़ियां सीज की। पुलिस ने स्टेशन में लगी ये कार और बुलेट दोनों ही टिन्नू यादव के, जिसे पुलिस ने सीज कर यहां लाया है। 6 जुलाई को हुई मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग के बाद से अब तक पुलिस रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू और उसके भतीजे मनीष की पुलिस कस्टडी में पूछताछ के साथ ही अब सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। इससे पहले पुलिस 6 अन्य आरोपियों अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, रमाशंकर मिश्रा और करुणेश को रिमांड पर ले चुकी है। गिरफ्तार किए गए 8 आरोपियों में टिन्नू यादव ही सबसे पावरफुल था। जब काउंटिंग रूम में दान पात्र खोले जाते थे तब टिन्नू यादव वहां मौजूद रहता था। इसके बाद जब पैसों की गिनती हो जाती और बैंक पहुंचाना होता था तब भी टिन्नू यादव ही साथ जाता था। एक तरफ टिन्नू पर एक्शन जारी है तो राम मंदिर के इन 8 आरोपियों को अयोध्या जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की खबरों को जेल अधीक्षक ने मनगढ़ंत और तथ्यहीन बताया है। जिला कारागार के अधीक्षक मुकेश कुमार ने साफ किया कि आरोपियों को किसी प्रकार की विशेष सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।